हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विजन एग्जाम पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस परीक्षा 2021 के लिए जीके और जीएस के प्रश्नों को रिवीजन कर रहे थे, जिसमें हम लोग इससे पहले 5 मॉक टेस्ट देख चुके हैं। तो ये उस सीरीज का दोस्तों छठा वीडियो होगा। आप लोगों को अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप लोग उसे भी ज़रूर से ज़रूर देख लें। दोस्तों, ये एसएससी सीजीएल के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे ये प्रश्न, तो आप लोग ध्यान से रिवीजन कर लीजिए। सभी एसएससी स्टूडेंट इन वीडियोज़ की पूरी प्लेलिस्ट को ज़रूर से ज़रूर देख लें। ये सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की ही सीरीज है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोग 75 प्रश्न तक देख चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 76 है कि मौर्योत्तरकालीन शासक, मतलब मौर्य शासक के बाद में जो मौर्योत्तरकालीन शासक में जो पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी की उपाधि धारण की थी। मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था। जो मौर्य साम्राज्य था उसका जो नगरीय प्रशासन था उसमें एक मंडल होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे। मंडल जो होता था वो समितियों में विभाजित था। तो मंडल किसमें विभाजित था? समितियों में विभाजित था। तो समितियों की संख्या क्या थी? तो समितियों में किसकी संख्या थी? शूद्र जाति के सदस्यों की संख्या थी। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक के शासक रुद्रसेन से किया था। मतलब गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने जो है अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक भी एक वंश था, उसके शासक रुद्रसेन से किया था। तो वो शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। जब रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है तब चंद्रगुप्त ने वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना आधिपत्य जमा लेता। मतलब जब तक रुद्रसेन जिंदा होता तब तक वो शासक होता है। उसके बाद से जो है वाकाटक वंश को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपने अधीन ले लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा की थी? तो जो स्वतंत्र कृषि विभाग था उसकी स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक इसका पूरा नाम था और ये तुगलक वंश का शासक था। ऋग्वैदिक काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में जो है समिति के सभापतियों को ईशान नाम से संबोधित किया जाता था। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? तो जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय नंद वंश चल रहा था और उसका शासक था घनानंद। भारत में शकों की 2 शाखाएं शासन कर रही थीं। जो भारत में शक शासक आए थे उनकी 2 शाखाएं शासन कर रही थीं। तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी शाखा थी। तो नासिक तथा उज्जैन में कौन सी शाखा थी? तो नासिक और उज्जैन में पश्चिमी शाखा थी। तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी शाखा थी, नासिक तथा उज्जैन में पश्चिमी शाखा थी। मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्तियां बनती थी? जो मथुरा कला थी उसमें जो है किस देवताओं की मूर्तियां बनती थी? मतलब मथुरा कला एक मूर्ति स्थापत्य कला थी। तो इसमें देखिए बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनती थी, जैन की भी बनती थी, ब्राह्मण की भी, मतलब तीनों धर्मों की मूर्तियां मथुरा कला के अंतर्गत बनती थीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चाणक्य कौन था? उसके प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? यह किस भाषा में लिखा गया है? तो जो चाणक्य था वो मतलब जो नंद वंश के शासकों के विनाश के नियोजक और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा है। तो जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र, यानी कौटिल्य को ही चाणक्य बोलते हैं, तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है
और अर्थशास्त्र में शासन संबंधी विधियों का वर्णन किया है। तो उन्होंने इसको संस्कृत भाषा में लिखा है। अगला प्रश्न है, कलिंग कहाँ है? किस मौर्य नरेश ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो कलिंग जो है महानदी और गोदावरी नदी के बीच में ओडिशा का एक भूक्षेत्र है। और अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। अशोक ने इस युद्ध के बाद से धम्म घोष की नीति अपना ली थी। तो दोस्तों ये कलिंग का युद्ध किसने लड़ा था? तो अशोक ने। कलिंग कहाँ स्थित है? तो महानदी और गोदावरी के बीच में उड़ीसा का एक भूक्षेत्र है। भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया था? मतलब अपने सिक्के या अभिलेख जो लिखवाते थे शासक, तो उसमें जो है फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया था। तो वो शासक था शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए ये मराठा साम्राज्य के शासक शिवाजी थे और जिन्होंने ये जो है चौथ और सरदेश मुखी एक टाइप का कर था। तो ये क्यों वसूल करते थे, ये इस प्रश्न का पूछा गया है। तो वे अपने वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे, मतलब जो इनके वित्तीय सोर्स थे उसका अनुपूरक वो खोजते थे। तो उसमें ये चौथ और सरदेश मुखी वसूल करते थे। अगला प्रश्न है, विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की रचना आमुक्त मलयाद। तो एक चीज़ तो यही है कि आमुक्त मलयाद किसकी रचना है? तो विजयनगर नरेश या विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की रचना है आमुक्त मलयाद। का विषय वर्ण क्या था? मतलब ये किस पे जो है लिखी गई थी पुस्तक? तो ये लोक प्रशासन और विदेश नीति पे लिखी गई पुस्तक थी आमुक्त मलयाद। किसने लिखा था? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक थे। अगला प्रश्न है कि गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्धतम प्रांत माना जाता है। इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण क्या थे? तो इसके समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प। तो गुजरात में देखिए बंदरगाह और वहाँ पे हस्तशिल्प के कारण एक समृद्ध प्रांत माना जाता था दिल्ली सल्तनत का। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के 2 राजाओं का नाम बताएं। तो जो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, एक तो था बिंबिसार और दूसरा था अजातशत्रु। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के बाद मोहम्मद तुगलक ने पाय पिथौरा और सीरी के मध्य एक नगर बसाया था। मतलब जब दिल्ली से दौलताबाद उसने अपनी राजधानी को परिवर्तन कर लिया था, तो पाय पिथौरा एक जगह थी और सीरी भी एक जगह थी। इसके मध्य में एक नगर बसाया था। उस नगर का क्या नाम था? तो वो जहाँ पनाह नगर था। उस नगर का नाम था जहाँ पनाह नगर। अगला प्रश्न है कि 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इतिहास में यह युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदांगों की संख्या क्या है? तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदांगों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6 वेदांगों की संख्या है। ये 6 वेदांग कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर में और दक्षिण छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। अब जो सिंधु सभ्यता थी उसके उत्तर छोर और दक्षिण छोर, इसमें जो है बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। तो बताएं कि इन छोरों में कौन से स्थल स्थित हैं? तो ये देखिए मांडा, कश्मीर का मांडा उत्तर में और दैमाबाद दक्षिण में, ये 2 छोर स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
अशोक ने गांधार एवं लद्यमान के लेख किस लिपि में लिखे हैं? तो अरमाइक लिपि में। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोल्कापियम, तो तोल्कापियम के लेखक कौन हैं? तो तोल्कापियर। तोल्कापियम के लेखक कौन है? तोल्कापियर। कश्मीर स्थित मर्तांड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो मर्तांड मंदिर कहाँ है? कश्मीर में है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो ललितादित्य मुक्तापीड ने। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? तो ये हुआ है जाबालो उपनिषद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर पशुपालक का एक बहुत बड़ा केंद्र था? तो हड़प्पा कालीन वो कौन सा नगर था जो पशुपालक का बहुत बड़ा केंद्र था? तो ये था नेसदी। चंद्रगुप्त के दरबार में राजपूत बनकर मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। तो दोस्तों ये हम लोगों ने 100 प्रश्न आज कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग इसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, पूछे जाने की संभावनाएं इनकी भी अधिक है। तो दोस्तों आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करंट अफेयर की सीरीज भी वीकली और मंथली करंट अफेयर के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही है, आप लोग उसे भी ज़रूर से ज़रूर देख लें। तो विजन एग्जाम फैमिली से जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।